ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने लाइट रिएक्शन जो है वो चल रही थी हमारी, है ना। जो लाइट रिएक्शन थी यानी कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है आपके, फर्स्ट लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो हमारी चल रही थी। लास्ट वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया था, जिससे जो है वो अपना टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। तो इससे जो है वो मैं उसको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। जो लाइट रिएक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं एक बार जो है वो साइड के अंदर फिर से लाइट रिएक्शन के जो स्टेप हमने देखे थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैंने बता तो रखा है, लेकिन मैं इसके पॉइंट जो है वो नोट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। शॉर्ट में ही लिखूंगा मैं सिर्फ अपने को नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। याद है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करना और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का क्या होना, एक्साइट हो जाना, ठीक है। सेकंड हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर लाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात की थी, जल के प्रकाशित अपघटन के बारे में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मैं डिस्टर्ब हो गया था इस बारे में। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में जो है वो हमने डिस्कस की थी, जिसे हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और थर्ड हमने देखा था जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर यानी कि एसिमिलेटरी पावर यानी कि स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण करना, ये हमने देख लिया था। और उसके बाद में आता है आपके रेड ड्रॉप इफेक्ट। और इमर्सन, एनहेंसमेंट इफेक्ट और फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम, ठीक है। ये हमने जो है वो बात कर ली थी। तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो अभी रह गया था, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट और एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है। सबसे पहले तो इन दोनों इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम को हम अभी कंटिन्यू करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। पहले तो बात करेंगे दोनों इफेक्ट जो है वो किसने कंप्लीट किए थे। एमर्सन एट ऑल, एमर्सन एंड एट ऑल यानी कि एमर्सन और उनके साथियों ने मिलकर प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी कि डिफरेंट वेव लेंथ का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को इन्होंने स्टडी किया। यानी कि डिफरेंट वेव लेंथ का फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है उसको उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद जो है उसके बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। व्हाट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखिए इसको, रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और वो भी कैसी, हाई वेवलेंथ की, यानी कि 680 nm वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है एक वर्णी प्रकाश में। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं यहां पर 680 nm के सिंगल लाइट की बात कर रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा हूं। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश। आपने बात की थी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश से मिलकर के बना होता है, और सबकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इन 7 कलर्स में से मैं सिर्फ सिंगल कलर की लाइट, और वो भी कौन सी, 680 nm से ऊपर की जो वेवलेंथ होगी, और वो लाइट कौन सी होती है, 680 nm से ऊपर की लाइट क्या होगी, रेड लाइट होगी।
तो इस लाइट के अंदर यानी कि सिंगल लाइट के अंदर 680 nm से ऊपर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये जो लाइट है वो रेड लाइट एरिया से जो है वो बिलोंग करती है, इसीलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है रेड ड्रॉप इफेक्ट। लाल पतन, इसे लाल पतन प्रभाव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेड कलर की सिंगल क्रोमेटिक लाइट के अंदर यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, इसीलिए इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आता है आपके इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। चलिए इसके बारे में भी बात कर लें कि इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या है। इमर्सन का वृद्धिकारी प्रभाव। देखिए क्या होता है, इमर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 2 डिफरेंट वेव लेंथ की लाइट को क्या किया, प्लांट के ऊपर डाला। कौन कौन सी लाइट थी? एक तो थी आपकी लेस देन 680 nm और एक थी आपके मोर देन 680 nm। यानी कि दोनों लाइट को इन्होंने क्या किया, मिक्स किया। यानी कि मिक्स लाइट के अंदर कौन सी मिक्स लाइट, 680 nm से कम और 680 nm से ज्यादा की जो लाइट है, इन दोनों लाइट को मिक्स करके जब प्लांट के ऊपर डाला जाए तो इन दोनों लाइट में डिफरेंट जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसके सम यानी कि उनके योगफल का ज्यादा प्रकाश संश्लेषण इन दोनों के मिक्सचर में उत्पन्न होता है। यानी कि इन दोनों लाइट में अलग अलग जितना फोटोसिंथेसिस होता है उन दोनों का सम कर दिया जाए, योगफल कर दिया जाए, तो इन दोनों लाइट के मिक्सचर से जितना फोटोसिंथेसिस होता है वो इन दोनों के अलग अलग फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ज्यादा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि हो जाती है जब दोनों लाइट को मिक्स करके डाला जाए, तो इसे कहा जाता है इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि एक तो हमारे पास में 680 nm की लाइट है, आप इसे डालो प्लांट के ऊपर और जितना फोटोसिंथेसिस होगा उसको नोट कर लो। इस लाइट को डालो और जितना फोटोसिंथेसिस हो जाए दोनों को ऐड कर लो। दोनों को पहले अलग अलग डालना है, फिर दोनों का फोटोसिंथेसिस ऐड करें, यानी कि उसका जो सम होता है, और इन दोनों लाइट को मिक्स करके प्लांट के ऊपर डालें तो जितना फोटोसिंथेसिस होता है वो इन दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इसे इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव या इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पिगमेंट सिस्टम। क्या है पिगमेंट सिस्टम और किस तरह से ये काम करते हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पिगमेंट सिस्टम यानी कि वर्णक तंत्र। प्लांट के अंदर इनको फोटो सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश तंत्र भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों में 2 तरह के प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं, यानी कि 2 पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होंगे आपके। फर्स्ट होगा आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट, यानी कि प्रकाश तंत्र प्रथम, और सेकंड होगा आपके फोटो सिस्टम सेकंड। चलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये जो है ये 680 nm से ज्यादा की वेवलेंथ से संबंधित है। यानी कि 680 nm से ऊपर की जो वेवलेंथ होती है उसके अंदर ये फोटो सिस्टम काम करेगा।
बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि 680 nm से ऊपर की जो लाइट होती है, यानी कि इससे हाई वेवलेंथ की जो लाइट होगी, उसमें जो फोटो सिस्टम फंक्शन करता है वो है आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है। फोटो सिस्टम सेकंड, ये 680 nm से लोअर वेवलेंथ पर काम करने वाला फोटो सिस्टम है। यानी कि कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो भी है वो हम आगे बात करते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट तो हाई वेवलेंथ से रिलेटेड होगा और ये लो वेवलेंथ से रिलेटेड होगा। चलिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट ये तो होगा आपके ग्रेना और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, ग्रेना और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होगा, यानी कि वहां पर प्रेजेंट होगा। और ग्रेना और ठीक है, ग्रेना और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो स्ट्रोमा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा मेम्ब्रेन पर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो सिर्फ साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो सिर्फ चक्रीय प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग लेता है। और फोटो सिस्टम सेकंड ये दोनों फोटो सिस्टम के अंदर चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण या फोटो फॉस्फोरिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गई आपको। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो सिर्फ साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण दोनों के अंदर क्या करता है, भाग लेता है। चलिए बात करते हैं आपके सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में। पहले कुछ जनरल सी बात कर लेते हैं, फिर जो है वो हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। जनरल बात लगभग हमने कर ली है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ पर काम करता है। ये ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एक मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, जो कि 700 nm वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। ये एक रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करेगा। और कुछ सहायक वर्णक होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690। ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ, ये मैंने इनकी वेवलेंथ नोट करी है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इन्हें एंटीना पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। और साथ में कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स ये भी जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए ये तो हो जाएगा आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट। बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म, किस तरह से ये काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, देखिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एक रिएक्शन सेंटर होगा जो कि हाई वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, यानी कि इसे P700 या फिर इसे क्लोरोफिल A700 से डिनोट करते हैं। P700 का मतलब भी वही है और क्लोरोफिल A700 का मतलब भी वही है, यानी कि रिएक्शन सेंटर जो है वो 700 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। और इसके आसपास एंटीना मॉलिक्यूल्स यानी कि एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं,
उपस्थित होते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 और कैरोटिनॉइड्स। टोटल 300 एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कुल 300 सहायक वर्णक जो है वो उपस्थित होते हैं, 300 से 400 सहायक वर्णक जो है वो उपस्थित होते हैं। चलिए, क्या काम है इनका? ये जो सहायक वर्णक है, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये सहायक वर्णक डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करेंगे, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसे स्थानांतरित कर देते हैं, किसको? रिएक्शन सेंटर को। यानी कि सहायक वर्णक अलग अलग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को ये रिएक्शन सेंटर, जो कि क्लोरोफिल A700 से रिलेटेड होता है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं और इस एनर्जी से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्साइटमेंट हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इससे हाई एनर्जी के, अत्यधिक ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं? मुक्त किए जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर अलग अलग सहायक वर्णक जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित करेंगे। इसकी फलस्वरूप प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहां पर? रिसेप्टर्स के पास में। अब यहां पर रिसेप्टर्स क्या होगा वो हम आगे फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर बात करेंगे। जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बात करेंगे तब वहां पर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स जो है वो यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। तो ये रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रिसेप्टर से होकर के पास होंगे तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे और जब सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो जाती है एटीपी फॉर्मेशन के लिए तो वो एनर्जी एटीपी फॉर्म करेगी और अगर एटीपी फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? वो हीट के फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फिर बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड कौन सी वेवलेंथ से रिलेटेड है? वो 680 nm से बिलो की जो वेवलेंथ होती है उससे रिलेटेड होता है फोटो सिस्टम सेकंड। यानी कि प्रकाश तंत्र द्वितीय ये कहां होगा? ये स्ट्रोमा लैमेली यानी कि जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती है वहां पर पाया जाता है। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फॉस्फोरिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये, इसके अंदर एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है जो कि P680 या फिर इसको कह सकते हैं क्लोरोफिल 680 से रिलेटेड होगा और एसेसरी पिगमेंट्स यहां पर क्या होंगे? क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680 जो कि मेन रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा। तो क्लोरोफिल 670, फाइकोबिलिन्स, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, जो हमने पिगमेंट सिस्टम के अंदर बात की थी, ये यानी कि जो हमने प्लास्टिड की स्ट्रक्चर के अंदर बात की थी, तो वो सारे पिगमेंट्स यहां पर एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम सेकंड होगा इसमें भी मेन रिएक्शन सेंटर होगा जो कि P680 से रिलेटेड होगा। एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसे मेन रिएक्शन सेंटर पे ट्रांसफर कर देंगे। रिएक्शन सेंटर से जैसे ही रिएक्शन सेंटर में एनर्जी ट्रांसफर होगी यहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा, जल का अपघटन होगा। जल के अपघटन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहां पर? रिसेप्टर्स के पास में। जो ग्राही होते हैं उनके पास में चले जाते हैं। तो इसके ग्राही क्या होंगे? अलग होंगे थोड़े, तो वो हम फॉस्फोरिलेशन के अंदर बात करेंगे।
तो विभिन्न ग्राहियों के पास चले जाते हैं और यहाँ से ये अपनी ऊर्जा निष्कासित करेंगे और उससे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं यानी कि जो प्रोटॉन रिलीज होंगे वो क्या बनाएंगे, आपके एसिमिलेटरी पावर यानी कि NADPH2 बनाते हैं। दोनों के अंदर ही जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो वो NADPH2 का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, एसिमिलेटरी पावर जनरेट करते हैं, जो कि डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 रिडक्शन के लिए क्या आती है, काम में आती है। तो ये हमारे फोटो सिस्टम के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, जहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है किस तरह से होगा, प्रकाश ऊर्जा को किस तरह से अवशोषित किया जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे।